वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की सीरीज़ चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के लिए, उसमें राज्य विधानमंडल और संसद के बीच जो विधायी प्रक्रिया है उसकी तुलना करेंगे। पहले तो साधारण विधेयक के संबंध में देखेंगे, फिर धन विधेयक के संबंध में। स्टेटमेंट वाइज प्रश्न आपने यहाँ से बहुत सारे देखे होंगे। सिर्फ एक ही क्लास से आपका इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। पहली बार विजिट किया है, दोपहर 1 बजे क्लास आती है जीएस की और रात को 9 बजे मॉक टेस्ट भी आ रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए। इसी के साथ अगर आप अदर एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल पाना चाहते हैं, तो आप यूपी पीसीएस मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल है ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पर। इसके अलावा यूपीएसआई, जीआईसीएल, टीबीईओ, लेखपाल, आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं इनके कोर्सेज आपको ज्ञान सर एजुकेशन ऐप पे ही मिलेंगे और इन पे आपको सिर्फ 99 या 49 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल कराई गई हैं। मल्टीपल टाइम आप अटैम्प्ट कर सकते हैं और इनमें देखेंगे आपको जो प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसमें आपकी टॉप 50 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइव रैंकिंग होगी। हर क्वेश्चन का एनालिसिस के साथ सोल्यूशन भी दिया गया है, ठीक है, तो इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हैं, वो भी जैसे कि यूपीएसआई का सिर्फ 99 रुपये में स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, साथ में आपको क्लासेस भी दी जा रही हैं, तो काफ़ी बेहतर रहेगा आपका और आपका इतना अमाउंट भी नहीं जाएगा जिससे कि आपको दिक्कत हो तैयारी करने में। और अभी ठीक ठाक समय आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूपीएसआई, खैर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम अब 12 अक्टूबर को है, तो रिवीजन अच्छे से कीजिए, करंट अफेयर और जीएस को रिवाइज करते रहिए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो भी कोर्स परचेज कीजिए ज्ञान सर डिस्काउंट कूपन कोड है, अप्लाई करना मत भूलिएगा। अगर साधारण विधेयक की बात करूं तो आप सभी को पता होना चाहिए कि संसद के किसी भी सदन में साधारण विधेयक लाया जा सकता है। क्या साधारण विधेयक परिभाषित किया गया है हमारे संविधान में? ये आप कमेंट करके बताएंगे। क्या साधारण विधेयक परिभाषित किया गया है? ये आपको बताना ही प्रश्न आज आपका होमवर्क है। तो या किसी मंत्री या किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा भी ये साधारण विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है। प्रारंभिक सदन में पहले, दूसरे और तीसरे ये पाठन से गुजरता है, ठीक है। कोई भी विधेयक पेश किया जाता है उसके 3 चरण होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में क्या होती है, प्रति सबको बांटी जाती है, ठीक है, देखा जाता है। दूसरे में उस पर क्या होता है, जो भी उसमें संशोधन होना है, जो भी चेंजेस होनी है, जो भी उन पे बातें होनी है, सारा डिस्कशन सेकंड वाले सेशन में हो जाएगा दूसरे चरण में। तीसरे में सिर्फ उसको मतदान के लिए रखा जाता है। तो इस तरीके से 3 पार्टन से होकर के गुजरता है और यह तभी पारित माना जाता है जब इसमें संसद के दोनों सदनों की संशोधन या बिना संशोधन के सहमति हो गई हो। दोनों सदनों के बीच अगर गतिरोध होता है तो संसद के पास क्या है कि वो संयुक्त बैठक का प्रावधान भी है। जैसे कि दोनों सदनों के बीच अगर गतिरोध तब होता है जब दूसरा सदन द्वारा पारित जो विधेयक है वो अस्वीकार कर दे। कोई भी एक सदन पारित करे, दूसरा अस्वीकार कर दे, तो पहले अगर सदन को स्वीकार ना हो तो 6 माह तक विधेयक को पारित नहीं होने से रोका जा सकता है। संविधान में किसी भी विधेयक के गतिरोध निपटाने हेतु संसद के दोनों सदनों की बैठक का प्रावधान है। ये संसद में है, ठीक है, याद रखिएगा कि अगर किसी भी साधारण विधेयक पर यदि गतिरोध हो गया है तो क्या होगा, संसद के दोनों सदनों के बीच संयुक्त बैठक का प्रावधान है। लोकसभा दूसरी बार विधेयक को पारित करके अगर राज्यसभा पर अभिभावी नहीं हो सकती और इसी तरह दूसरी स्थिति में भी दोनों सदनों के बीच यदि गतिरोध समाधान एकमात्र रास्ता क्या होता है, बैठक होता है, संयुक्त बैठक। किसी विधेयक पर गतिरोध समाधान के लिए चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा हो, इसके लिए संयुक्त बैठक का उपबंध है। यदि राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों को इसके लिए नहीं बुलाया गया है तो विधेयक समाप्त हो जाता है। देखिए अब पूरी बात समझिए। जैसे संसद में सबसे पहले देखेंगे साधारण विधेयक के संबंध में क्या होगा, ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है। पहली चीज़ ये क्लियर होना चाहिए। कोई भी मंत्री, गैर मंत्री प्रस्तुत कर सकता है, ये भी सही है, ठीक है। मान लीजिए लोकसभा में आया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है, अपने पास रोक के भी रख सकती है, इसमें संशोधन के लिए वो अपनी सिफारिश भी कर सकती है। यदि अस्वीकार कर देगी या इनमें कोई गतिरोध है तो संयुक्त बैठक हो जाएगी, संयुक्त बैठक होगी, ठीक है, इसमें इसका समाधान निकाला जाता है। लेकिन राज्य विधानमंडल में क्या होगा, अगर साधारण विधेयक होगा तो जिस तरह संसद में उसी तरह राज्य विधानमंडल में किसी भी सदन में
आ सकता है, विधान परिषद हो या विधानसभा हो, किसी भी सदन में आप देखेंगे ये साधारण विधेयक पेश किया जा सकता है। गैर सरकारी हो या सरकारी या कोई मंत्री हो उसके द्वारा पेश किया जा सकता है। 3 पाठन से ये भी होकर के गुजरेगा, यहाँ तक सही है। तभी पारित माना जाएगा जब दोनों विधानमंडल के दोनों सदनों की संशोधन या बिना संशोधन के सहमति, मतलब दोनों सदन की सहमति होनी चाहिए। यदि दोनों सदनों के बीच गतिरोध है, यहाँ पर अब डिफरेंस आ जाएगा, तब विधान परिषद विधानसभा द्वारा जो पारित विधेयक को जैसे अस्वीकार कर दे या कोई संशोधन प्रस्तावित करे, तो विधानसभा को अगर स्वीकृत ना हो तो 3 माह तक विधेयक को पारित ना करे या फिर अपने पास रोक के रख ले 3 माह तक, क्योंकि इनके पास शक्ति होती है, तो 3 माह तक रोक कर रख भी सकती है। संविधान में किसी विधेयक के मसौदे पर विधानमंडल के दोनों सदनों में, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं होता। विधानसभा विधेयक पास करने में विधान परिषद के अभिभावी हो सकती है। जब एक विधेयक विधानसभा द्वारा दूसरी बार पारित करके परिषद को भेजा जाता है, तब यदि परिषद इसे फिर अस्वीकार कर दे या सुधार के लिए फिर कहे तो 1 माह तक इसे पारित नहीं कर सकती है या उसी रूप में पारित माना जाएगा जिस रूप में विधानसभा ने पारित किया था। तो अब समझिए यहाँ पे क्या होगा। मान लीजिए विधानसभा में कोई साधारण विधेयक आता है, विधान परिषद के पास भेजा जाता है, तो ये सबसे पहले से अस्वीकार कर सकती है या फिर यहाँ पर इसको 3 महीने तक रोक के रखेगी या कोई सिफारिश या संशोधन की सिफारिश की। मान लीजिए फिर विधानसभा के बाद गया, इसके पास गया, इन्होंने अब संशोधन किया या नहीं किया, उनकी सिफारिश मानी या नहीं, फिर विधान परिषद के बाद पास आया, ये अब 1 महीने तक रोक सकते हैं। अगर 1 महीने में इन्होंने कोई अपनी संशोधन या सिफारिश या कुछ नहीं दिया तो 1 महीने बाद ये जो विधेयक है ये पारित मान लिया जाता है। ठीक है, तो इतना होता है इसमें, लेकिन संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। दूसरी बार विधेयक को पारित करते समय सिर्फ इसे विधानसभा से स्वीकृति की जरूरत होती है। परिषद से आए विधेयक को यदि विधानसभा अस्वीकार कर दे तो समाप्त हो जाता है, जैसा कि यहाँ पर था। ठीक है, अगर अस्वीकार कर दिया तो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो साधारण विधेयक के संबंध में था, लेकिन धन विधेयक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले तो देखिए, धन विधेयक केवल लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं आता। यहाँ पर लोकसभा की शक्ति बढ़ जाती है। इसी प्रकार राज्य विधानसभा में आता है, विधान परिषद में पूरा स्थापित नहीं हो सकता। अब अगर संसद की बात करें तो इसमें केवल राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही इसे लाया जाता है। इसी प्रकार जो धन विधेयक है, राज्य में राज्यपाल की संस्तुति के बाद ही पूरा स्थापित किया जाता है। यहाँ तक भी एक ही जैसा है। यह केवल मंत्री द्वारा ही पूरा स्थापित किया जा सकता है, न कि गैर सरकारी सदस्य द्वारा। दोनों में ये बात सेम है। दूसरे, राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार विधानसभा भी इसे अस्वीकृत संशोधित नहीं कर सकती। ठीक है, अस्वीकार नहीं कर सकती। इसे लोकसभा संशोधन या बिना संशोधन के 14 दिन के अंदर लौटा देना चाहिए। मतलब अगर राज्यसभा में गया है, ठीक है, तो राज्यसभा में इसे संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। क्या होगा, 14 दिन के अंदर लौटाना होगा। अगर नहीं लौटाता तो 14 दिन के अंदर उसे पारित मान लिया जाता है। इसी प्रकार विधान परिषद द्वारा संशोधित या अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। विधानसभा को संशोधन या बिना संशोधन के 14 दिन के अंदर इन्हें लौटाना होता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार या फिर अस्वीकार कर सकती। ठीक इसी प्रकार विधानसभा भी अगर कोई सिफारिश की भी गई है, ठीक है, तो क्या होगा, इसे स्वीकार भी कर सकती है। ठीक है, तो इसे दोनों सदनों द्वारा परिवर्तित रूप में पारित मान लिया जाता है, और अगर स्वीकार नहीं किया तो भी उसी रूप में पारित माना जाएगा। यदि लोकसभा किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो फिर क्या होगा, दोनों सदनों में परिवर्तित रूप से मान लिया जाता है। यदि लोकसभा किसी सिफारिश को ना माने तो विधेयक को दोनों सदनों द्वारा इसके मूल रूप में पारित माना जाता है। यहाँ भी समान बात कही गई है। यदि राज्यसभा विधेयक को 14 दिनों के भीतर लोकसभा न लौटाए तो तय समय के सीमा के भीतर ही पारित मान लिया जाता है। संविधान में दोनों सदनों के बीच संविधान में अगर कोई गतिरोध है तो यहाँ पर कोई समाधान के लिए उपबंध नहीं। यहाँ पर लोकसभा की शक्ति ज़्यादा है धन विधेयक के संबंध में। ऐसा इसलिए ताकि राज्यसभा पर लोकसभा अभिभावी रहे। यदि राज्यसभा सहमत ना हो तो लोकसभा द्वारा विधेयक पारित मान लिया जाता है, और इसी प्रकार ये विधान परिषद में। तो धन विधेयक के बारे में दोनों की समान शक्तियाँ हैं। देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा। यहाँ पर लोकसभा में ही केवल धन विधेयक आ सकता है, राज्यसभा में नहीं आएगा। राज्यसभा के पास ये भेजा जाएगा, यहाँ पर ये संशोधित कर सकता है, परिवर्तित भी कर सकता है
और 14 दिन के भीतर इसको फिर से वापस करना होगा। अब यहाँ पर जो इन्होंने ये संशोधन किया है, इसको लोकसभा स्वीकार करेगी तो क्या होगा, संशोधन के साथ पारित होगा 14 दिन के बाद। अगर लोकसभा अस्वीकार कर देगी तो क्या होगा, जिस रूप में था उसी रूप में पारित मान लिया जाएगा। ठीक है, अगर कोई गतिरोध होता है तो उससे कोई मतलब नहीं है। लोकसभा ने जिस प्रकार धन विधेयक लाया है वो उसी प्रकार पास हो जाएगा। ठीक यही है, बस यहाँ पर लोकसभा की जगह विधानसभा और यहाँ पर विधान परिषद हो जाएगी। ठीक है, तो विधान परिषद विधानसभा में आएगा, विधान परिषद में नहीं आएगा। विधान परिषद यहाँ पर सिफारिश कर सकती है संशोधन के लिए, 14 दिन के भीतर इसे वापस करना होगा। अगर कोई सिफारिश मान लेती है विधानसभा तो क्या होगा, उस रूप में पारित होगा। अगर नहीं मानती है तो जिस रूप में था मूलभूत उसी रूप में पारित मान लिया जाता है। यहाँ पर गतिरोध के लिए कोई भी समाधान नहीं है। समझ आया धन विधेयक और साधारण विधेयक? आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट रह गया है तो आप फिर से पूछ लीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि स्टेटमेंट बनते हैं इससे। और देखिए, धन विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से आता है और इसी प्रकार राज्य विधानमंडल में राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से आता है। तो ये भी फैक्ट एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको तैयार रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, इसके बाद जो अगली प्रक्रिया है, राष्ट्रपति से स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं साधारण विधेयक या और कोई विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल की क्या शक्ति है, इसके बारे में हम अलग से देख लेंगे, उसकी भी तुलना कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर अभी हमने विधेयक के बारे में देखा। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग का जो रिवीजन चला है, डेली रिवीजन टारगेट वाइज अब मैं आपको देने लगूंगी कल से। हाँ, कल से आपको मैं दे दूंगी, जिससे कि आप साइंस का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो टॉपिक ज़रूर कवर कर लीजिएगा। आपको काफ़ी हेल्प करेगा वो वीडियो। तो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, तो सब्जेक्ट वाइज रिवीजन भी हो जाएगा। और कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीक से, मंडे या ट्यूसडे से, मैं कोशिश करूँगी कुछ सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ करवा दूँ, एक साथ क्लास लेकर के। ठीक है, तो रिटन नोट्स में करवाऊँगी। तो क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और पेड कोर्स के लिए आपको ज्ञानसर एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है। ज्ञानसर डिस्काउंट कूपन कोड अप्लाई करके आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। धन्यवाद।